हाय दोस्तों, मैं तिप्रा क्लास डी सेकेंड सेमेस्टर पेपर 6 हिंदी का आज दोस्तों दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहली क्लास में हमने आपको इसका सिलेबस डिस्कस करवाया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पहला चैप्टर कहानी क्या होती है, कहानी के प्रकार क्या होते हैं, कहानी के अंग कौन कौन से हैं, कहानी की विशेषताएँ क्या हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो छठा पेपर है दोस्तों आपका हिंदी। तो आज के हिंदी की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों कहानी क्या होती है आज के बारे में पढ़ते हैं, कहानी के बारे में। तो कहानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी। कहानी गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है। मानव सभ्यताओं के विकास के साथ साथ कहानी का भी जन्म हुआ है और कहानी सुनाना एवं सुनना मानव का जन्मजात स्वभाव बन गया। यानी जन्म से ही बच्चों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण से आज भी प्रत्येक समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। भारत में कहानियों की बड़ी लंबी और उत्तम परंपरा चली आ रही है। कहानियों का आरंभ प्राचीन काल में प्रसिद्ध वीर योद्धाओं तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, अगम पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व कैसा, यानी पर्वतीय प्रदेशों में कैसे लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं, उन सभी के बारे में कथाएं से हुआ था। उस समय कहानियों की जो कथा वस्तु थी दोस्तों वो कैसी थी, घटना प्रधान, कैसी घटना होती थी, कैसे उनका जीवन चलता था, इन सभी के बारे में कहानियों में बताया जाता था। प्रायः प्राचीन कहानियों में असत्य पर जीत, सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई जाती है। दोस्तों प्राचीन कहानियों में असत्य पर सत्य की जीत कैसे होती है, अन्याय पर न्याय की जीत कैसे होती है और अधर्म पर धर्म की जीत को दिखाया जाता था। लेकिन अब कहानियों की प्राचीन रचना में गुड़ाढ्य की बृहत कथा को माना जाता है। इसमें उद्यन, वासवदत्ता, समुद्री व्यापारियों, राजकुमार तथा राजकुमारियों के पराक्रम की घटना प्रधान कथाओं की अधिकता है। बृहत कथा का प्रभाव दंडी के 10 कुमार चरित्र, बाणभट्ट की कादम्बरी, सुबंधु की वासवदत्ता, धनपाल की तिलक मंजरी, सोमदेव की यश यस्तुलिक पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। और इसके अतिरिक्त मालती माधव, अभिज्ञान शकुंतलम, माल विक्रम मित्र, विक्रमवर्षीय, रत्नावली मित्र कटिकम जैसे काव्यों पर बृहत कथा का प्रभाव स्पष्ट जान पड़ता है। दोस्तों प्राचीन काल की कहानियों के पश्चात आधुनिक काल की छोटे आकार वाली कहानी जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल 25, सिंहासन 32, सुख सप्तति, कथा सरित सागर, भोज प्रबंध जैसी साहित्यिक एवं कलात्मक कहानियाँ अस्तित्व में आई। आधुनिक कहानियों से श्रोताओं का मनोरंजन के साथ साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होने लगा है और कहानी पाठकों को और कहानी लेखन करने वाले लेखकों की संख्या बढ़ने लगी है। यानी जो कहानी पाठ करते हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है आज के युग में, और जो कहानी लिखते हैं उनकी भी संख्या आज के युग में बढ़ रही है। तो दोस्तों कहानी की परिभाषा क्या है और अर्थ क्या है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी कहानी के गुण परिभाषा में नहीं बांधे जा सकते, परंतु फिर भी कहानी की परिभाषा समय समय पर देने वाले प्रयत्न विद्वानों द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार कहानी की परिभाषाएं एवं विचार। कहानी के विषय में प्रेमचंद का कथन है कि कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास उसी एक भाव को पुष्टि करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह एक रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल दिखाए जाते हैं, बेल दिखाए जाते हैं, बूटे सजे होते हैं, बल्कि कहानी एक प्रकार का गमला है जिसमें एक ही पौधे को मधुर और समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होना पड़ता है। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं कहानी का महत्व क्या है, कहानी की परिभाषा क्या है, कौन कौन ने विद्वान ने कहानी की परिभाषाएं दी है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है तथा कहानी हिंदी गद्य साहित्य का सबसे प्राचीन और अधिकृत विधा है। कहानियाँ मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है, अतः कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन है। हमारे देश में बृहत कथा की मंजरी तथा कथा सरित सागर, पंचतंत्र एवं अन्य ऐतिहासिक पुरुष जैसे बुद्ध, महावीर, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त आदि की कहानियाँ रोचक एवं शिक्षाप्रद रही हैं। इनको सुनाकर शिक्षक छात्रों में रुचि, नैतिकता एवं महान आदर्शों की उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। प्राचीन काल में भित्ति, चित्र तथा साहित्य इस बात के साक्षी हैं कि भारत में वैदिक काल से ही कहानियों के कहने की कला जो है विकसित हो चुकी थी।
भाषा के साथ साथ अन्य विषयों में भी इस कला का प्रयोग होने लगा है। कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक जानने से पूर्व कहानी की परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। तो दोस्तों कहानी की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों पहला है, प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी घटना है या रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। और दूसरा है दोस्तों, रायबन के अनुसार प्रत्येक शिक्षक का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती जितना कि कहानी सुनाने की निपुणता। आगे है दोस्तों, कहानी के तत्व या अंग क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो महाकाव्य और उपन्यास के समान अच्छी कहानी के गुण परिभाषा में नहीं बांधे जा सकते, फिर भी कहानी के कुछ तत्व विद्वानों ने निर्धारित किए हैं, जिसमें प्रमुख है कथावस्तु, पात्र और वातावरण। नाटक की भांति कहानी में संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य आदि कहानियों के अन्य तत्व या अंग हैं। तो दोस्तों कहानी के 6 तत्व या अंग हैं, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। पहला है कथावस्तु, दूसरा है पात्र, तीसरा है कथोपकथन यानी संवाद, चौथा है वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठवा है उद्देश्य। तो दोस्तों पेपर में कहानी के तत्व या अंग पूछे जाते हैं, तो उसमें 6 अंग होते हैं दोस्तों या तत्व होते हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाए कहानी के कितने तत्व या अंग होते हैं, तो दोस्तों आप 6 ही लिख के आना, ये गलत लिख के नहीं आना, आप इसको जरूर याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है दोस्तों कहानी कथावस्तु के बारे में, उसके डिटेल से जानते हैं क्या होती है कथावस्तु। कहानी का कथावस्तु में एकता, अनुवृत्ति का होना अनिवार्य है। इसमें विषयांतर प्रासंगिक घटनाओं के रूप में कोई स्थान नहीं होता। कहानी में कथानक आत्मसंघर्ष की स्थिति से गुजरता है, वह उत्थान को प्राप्त कर चरम सीमा पर पहुंचता है। प्रायः कहानियां यही समाप्त हो जाती हैं, परंतु कुछ लेखक कहानियों में अवरोध और उपसंहार भी नियोजित करते हैं। और दूसरा है दोस्तों पात्र। कहानी के पात्रों को भी उपन्यास के समान सजीव, सहज एवं स्वाभाविक होना आवश्यक है। इसमें पात्रों के चरित्र उद्घाटन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों विधियों का आश्रय लिया जा सकता है। और तीसरा है दोस्तों कथोपकथन यानी संवाद। कहानी के कथोपकथनों में प्रायः संक्षिप्तता, सरलता, औचित्य, सजीवता तथा पात्रानुकूलता का होना अनिवार्य माना जाता है। अतः इसके कथोपकथन सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए कहानी लेखन के समय इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। चौथा है दोस्तों वातावरण यानी देश काल क्या होता है। कहानी में वातावरण एवं देश काल कहानी को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। इसके संवाद भी देश काल और परिस्थिति के अनुरूप तो होने चाहिए, साथ ही उसमें सरलता, संक्षिप्तता और कथानक की गति देने के गुण का होना भी आवश्यक है। और पांचवा है दोस्तों भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल तथा पात्रानुकूल होनी चाहिए तथा शैली भावपूर्ण, वर्णनात्मक, डायरी, आत्मकथन आदि किसी भी प्रकार की हो सकती है। कहानी लेखन के समय अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी अत्यधिक सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और छठा है दोस्तों उद्देश्य। समाज सुधार, लोगों में जागरूकता एवं मनोरंजन करना आदि कहानी के कुछ उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए होनी चाहिए, प्रत्येक कहानी का अपना एक अलग उद्देश्य होना चाहिए। अतः कहानी लेखन के समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, कहानी सिर्फ मनोरंजन का साधन ही न बन जाए। कहानियों से श्रोताओं का मनोरंजन के साथ साथ उसमें जो नीति का उद्देश्य भी है उसे भी प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों है कहानी के वर्गीकरण। आगे है कहानी के वर्गीकरण यानी भेद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कहानी प्रायः सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, सुधारात्मक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक आदि वर्गों में रखा जाता है। तो सैद्धांतिक कहानियाँ दोस्तों इसके अंदर सिद्धांतवादी कहानियाँ आती हैं। दूसरा है दोस्तों ऐतिहासिक कहानियाँ, इसमें इतिहास से संबंधित कहानियों को इसमें रखा जाता है। तीसरा है सुधारात्मक, इसमें समाज सुधार से संबंधित कहानियाँ आती हैं। और चौथा है दोस्तों मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, यानी मनोविज्ञान से संबंधित कहानियों को मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहते हैं। और पांचवा है दोस्तों आंचलिक कहानियाँ, क्षेत्रीय कहानियों को इसमें जगह दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। कल इसके महत्व क्या होते हैं, विशेषताएँ क्या होती हैं, इसके अन्य अंग क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।